एनसीईआरटी देखेंगे, उसके बाद पेडागोगी करते हैं स्टार्ट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। मेन बात ये होती है कि स्टार्टिंग क्या होता है कि पहले क्वेश्चन ये जो है 2022 1 जनवरी 2022 का, ये आज जो सेट प्रैक्टिस सेट लिया है जो 1 जनवरी 2022 का है, और जो क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और डर जाते हैं। बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, केवल देखिए, इसको डरा मत करिए, क्वेश्चन केवल पढ़ो और करो। और पहली बात, ऐसे क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं हर बार सीटेट में? एक दो क्वेश्चन रेलगाड़ी से दिए जाते हैं, वो क्योंकि एनसीईआरटी में एक पार्ट है नानी के घर, तो उसमें ये दे रखा है कि बच्ची जो जाती है वो किन किन साधनों का यूज करती है, क्या क्या देखती है, और मतलब यह क्वेश्चन कितनी दूरी उसने तय की है, इसलिए ये क्वेश्चन बनता है। हर बार का सीटेट का एक क्वेश्चन ऐसा रेलगाड़ी से आना ही आना है। तो हम बात करते हैं ये क्वेश्चन, और उसमें क्या है, ये जो रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी आपको अतिरिक्त जानकारी दे रही है। ये गांधी धाम एक स्टेशन है, गांधी धाम, ठीक, एक स्टेशन है जहां से ये रेलगाड़ी स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, नगर कोइल तक जाती है। उस पार्ट में ये दिया गया है, नगर कोइल तक, नगर कोइल तक। ठीक, टोटल 14 स्टेशन पड़ते हैं। कितने पड़ते हैं? 14 स्टेशन पड़ते हैं, और उसमें से 13वां त्रिवेंद्रम है ना, ये 13वां स्टेशन है। ठीक, 13वां स्टेशन है। ठीक है, ये आपको अतिरिक्त जानकारी दे दी एनसीईआरटी में ही, क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? पहले प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नहीं आ रही है। मेरे प्रिय साथियों सभी बताइए, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस या नो में जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, आयुष जी कह रहे हैं आ रही है। तो बात करते हैं ये क्वेश्चन जो है, बड़ा कर लें, हल्का बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ। ठीक, क्या कह रहे हैं? त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी 2268 है। कितनी है? 2268 दूरी लिख लो। क्वेश्चन में जो जो कहता जाए वैसा वैसा करते जाओ, आंसर आ जाएगा। कितनी है? 2268, यानी कि 2268 लिख लो। यहां लिख लिया। आप क्या कहता है? किलोमीटर भी लिख लो। और क्या कह रहा है कि यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती, कितने घंटे में तय कर लेती, तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों बीच की रेलगाड़ी औसत चाल पूछ रहा है। क्या मेरे प्यारे पूछ रहा है? औसत चाल। तो कितनी चाल दे रखा है? समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है 42। हर बार का सीटेट का एक क्वेश्चन ऐसा रहता है, बिल्कुल सिंपल होता है, बस हम लोग करते नहीं है। तो 42 हावर्स घंटे, ठीक, इतना कर लिया है। अब क्या कर, स्टेशनों के रेल का औसत चाल मेरे प्यारे साथी पूछ रहा, वो भी किसमें पूछ रहा? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड पूछ रहा, मीटर प्रति, और दिया किलोमीटर में, मीटर प्रति सेकंड। उसको क्या करेंगे? पूछ रहा है क्या? चाल। क्या पूछा? चाल ही पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। आपने देखा, सूत्र पढ़ा होगा कि दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक, अब दूरी कितनी दे रखी है मेरे प्यारे साथियों? 2268 लिख लो, 2268। उसके बाद समय कितना दे रखा है? 42 घंटे। पेन बदल ले, 42 घंटे। ठीक, अब क्या करना है? कुछ नहीं, इनको काटना है। ठीक है, इसको काटना है। कितना जाएगा? यानी कि 42 पंचे 216, यानी 54 बार कटेगा। ठीक है, तो कितना हमारा चाल कितनी आई है? चाल आई है 54 किलोमीटर। अब मेरे प्यारे साथियों, ये किलोमीटर दिया है, आंसर हम लोग देखेंगे, अरे किलोमीटर में आ गया, ये गलती मत करना। अच्छा, नीचे आ रहा है। जो समय मेरा आया है, चाल कितनी आई है मेरे प्यारे साथी? चाल आ गई हमारी 54 किलोमीटर। ठीक, 54 किलोमीटर आ गई, 54 किलोमीटर आगे। क्या करना है कि अब देखो, ये किलोमीटर दिया, पूछा हमें मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए मेरे प्यारे साथी क्या करते हैं कि 5/18 का गुणा कर देते हैं। किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड चेंज के लिए 5/18 का गुणा करते हैं, यानी कि 54 में 5/18 का गुणा कर दो। 18 तिया 54, यानी कि 5 तियो 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, कितना आ गया आंसर मेरा? इसमें आंसर कौन सा मिलेगा? डी इज माई राइट आंसर। क्यों? बहुत सारे गलती क्या करते थे, 54 आ गया, 54 सीधा डायरेक्ट आंसर मार देते। लेकिन मेरे प्यारे साथी, अगर किलोमीटर पूछा जाता तो 54 आ जाता। ठीक, 54 आ जाता, लेकिन मीटर प्रति सेकंड पूछ रहा, तो मीटर प्रति सेकंड करने के लिए 5/18 गुणा कर दे, जो आएगा आंसर आएगा हमारा 15। समझ में आया कि नहीं आया?
आयुष यादव जी कह रहे हैं 15, बिल्कुल सही आंसर है आपका। वेरी गुड वासु सर जी, गॉट इट, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, यस या नो में जवाब दीजिए, समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो में जवाब दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 62। कोई छात्र ए पर है, ठीक, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है, इसके लिए पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में। अब मेरे प्यारे साथी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो क्या करना, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, हम लोग भूल जाते किधर क्या करना है। पहले वीडियो शेयर कर दीजिए प्लीज, सभी मेरे साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करें। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि कोई छात्र ए पर है, बी पर पहुंचना चाहता है, इसके लिए पहले ओ पर पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है? ए पर, ओ पर पहुंचता है, और जो ए के ठीक उत्तर में। पहले मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले क्या करोगे, अगर दिशा वाले क्वेश्चन दिए रह जाएं तो आप बेझिझक पहले इस पर लिख लिया करोगे पूरब यानी ईस्ट, वेस्ट यानी पूरब, ठीक, उत्तर, नॉर्थ, एंड दक्षिण, साउथ, ठीक। इतना आपने लिख लिया। लिखने के बाद क्या करोगे, आप क्वेश्चन जो जो कह रहा है वो करिए, ठीक। अब क्या कह रहा है, कोई छात्र ए पर है, मान लिया हमने ए पर, ये छात्र ए पर है, ठीक, ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। ऐसे क्वेश्चन केवल केवल क्या करते हैं, केवल इनकी जो ये दे रखी होती है, इनकी जो भाषा केवल पढ़ो और क्वेश्चन जो कहे वैसा करते जाओ, आंसर आ जाएगा, छोड़ोगे नहीं अब की बार। तो क्या कह रहा है कि ए पर है, बी पर पहुंचना चाहता है, ठीक, बी पर पहुंचना चाहता है, इसके लिए पहले ओ पर जाता है। कहां जाता है मेरे प्यारे साथी? पहले ओ पर जाता है, ठीक, ऊपर गया, ऊपर जाता है, और जो ए के ठीक उत्तर, मेरे प्यारे साथी उत्तर किधर है, उत्तर इधर, उत्तर ऊपर है ना, जो उत्तर इसके लिए ऊपर जाता है, जो ए के ठीक उत्तर में 120 दूरी पर, यानी कि यहां जो दूरी है इसकी 120 मीटर, ठीक, इतना कर लिया, 120 मीटर दूरी पर है। और फिर वो है ओ से ठीक पश्चिम दिशा में, ओ से ठीक पश्चिम मेरे साथी किधर है बताइए? पश्चिम जो है मेरे साथी इधर है ना, ये है पश्चिम है मेरे साथी, पश्चिम, वेस्ट इधर है ना, तो इधर चलिए हम लोग चलते। कितना कितना कह रहा है, फिर वो है ओ से बी से ठीक पश्चिम दिशा 50 मीटर, कितना मेरा साथी जाता है, यानी बी यहाँ है, ये 50 मीटर, ठीक, ये चला गया। अब क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन छोटा करना है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है ए की बी से दूरी, पूछ रहा है ए की बी से दूरी, ए से बी की दूरी, भाई साहब सर ये तो है, ठीक, ये देखिए दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या है। अब पूछा, इतना आपने कर दिया, कोई दिक्कत है बताइए? समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? उसने जैसा जैसा कहा, कोई छात्र ए पर है, ठीक, बी पर पहुंचना चाहता है, इसके लिए पहले ओ पर जाता, पहले ओ पर गया, ओ पर जाने के बाद वह कह रहा है कि जो ए के ठीक उत्तर में, मेरे प्यारे साथी उत्तर ही है, उत्तर में 120 मीटर जा रहा था, यानी उत्तर सर ऊपर के लिए जाएगा ना, तो 120 मीटर गया। 120 मीटर जाने के बाद क्या कह रहा है, फिर वह ओ से बी से ठीक पश्चिम दिशा में, ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में, पश्चिम सर इधर ही तो है मेरे प्यारे साथी, पश्चिम इधर ही तो है, इधर गया। अब पूछ रहा है इन दोनों की दूरी। अब एक बार बताइए, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आपने सूत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा बताइए? बताइए, सूत्र अगर पढ़ा होगा उसमें सीधा सीधा बताया है कि ए बी बराबर, यानी सीधा हम लगा रहे हैं, ठीक, सूत्र लगा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, ए बी बराबर अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ओ बी कितना दिया मेरे साथी? 50 का वर्ग। अब क्या करेंगे मेरे साथी, इसका वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है। अच्छा, थोड़ा स्लो, पूजा जी कह रही 62 पढ़ा है जी, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, ये 2022 में जो 1 जनवरी को पेपर हुआ था ना, वही ये पेपर है 2022, ठीक है। अब क्या करना है, 12 का वर्ग करना है, 12 का वर्ग 144 होता है मेरे प्यारे साथी, बताइए आप लोग, 2 बिंदु बढ़ा दिए, प्लस 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है, 50 का पूछा 2500, ठीक। अब क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद कितना होगा? 169, ठीक। कोई दिक्कत आ रही है इतने में? इतना करने के बाद मेरे प्यारे साथी 169 यानी 130 का वर्ग बनना है, बताइए 130 मीटर। अब मेरा 130 मीटर आ गया है, अब 130 मीटर आ गया, यानी कि इन दोनों में से एक होगा, यानी छोटा करना पड़ेगा, पूरा कट जाएगा 130। अब कौन सा इनमें करना होगा? ऑप्शन ए कह रहा है 130 मीटर दक्षिण पश्चिम। अब मेरे प्यारे साथी एक चीज देख लीजिए, आप इतना आपने कर लिया कि पूरब इधर होता, पश्चिम इधर होता, उत्तर ऊपर होता, दक्षिण नीचे होता, ठीक। अगर इनके इधर इधर ऐसा कर दो तो यानी कि नॉर्थ और ईस्ट, या बीच में रहता है ना,
ठीक, उसके बाद पूरब, ईस्ट और साउथ, ये दोनों रहता है, यानी कि ऐसा रहता है। अब क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथी कि 130 मीटर आ गया। अब क्या कह रहा है, ए की बी से दूरी 130 मीटर आ रहा है, बी के सापेक्ष ए की दिशा मेरे प्यारे साथी कहां आई है, बी के सापेक्ष की तरह उत्तर पूरब आएगा, यानी कि दक्षिण पूरब। आंसर हमारा बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, कोई डाउट? ए नहीं होगा मेरे प्यारे साथी, आयुष यादव जी, ए नहीं होगा। ए इसलिए नहीं होगा, पूछ रहा बी के सापेक्ष मेरे प्यारे साथी, ए जो है दक्षिण में है कि नहीं है, और बी किधर है, पश्चिम में, तो दक्षिण पूरब होगा मेरे प्यारे साथी। आयुष यादव जी 130 मीटर दक्षिण पूरब, बी इज द राइट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब स्लॉथ जी आए, स्लॉथ महाशय जो आए हैं, क्या कह रहा है आप देखिए, पढ़िए, स्लॉथ 63वां क्वेश्चन पढ़िए। क्या कह रहा है, स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही कथन को चुनना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर सिर लटकाकर सोते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे सोते हैं, ठीक, बी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि स्लॉथ चिंपैंजी बनमानुष जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। बताइए, आंसर बताइए। पूजा जी कह रही डी, बहुत सुंदर। श्रुति मिश्रा जी डी, सभी लोग आंसर सही दे रहे हैं, डी। अब मेरी बात सुनिए, क्या स्लॉथ के बारे में अगर स्लॉथ नहीं पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन गलत कर जाएंगे, कुछ लोग कर देंगे, पहला कर देंगे, लेकिन स्लॉथ महोदय जो जी है, ये स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं, बिल्कुल सत्यता है। दिन के लगभग केवल 17 घंटे सोते हैं स्लॉथ जी, और ये क्या करते हैं कि सप्ताह में केवल एक बार शौच के लिए नीचे आते हैं। सप्ताह में कितने बार शौच के लिए नीचे आते हैं? केवल एक बार आते हैं। इनकी औसत पूरी आयु कितनी होती है? 40 वर्ष। 40 वर्ष इनकी औसत आयु होती है, और ये जो है पूरे जीवन काल जो है 7 से 8 पेड़ों पर अपना जीवन यापन कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, स्लॉथ भालू जैसे दिखते, बिल्कुल सत्यता है, स्लॉथ भालू जैसे तो दिखते हैं, लेकिन वो 17 घंटे सोते हैं, यानी यहाँ 22 दिया, ए हमारा गलत हो गया है। अब बी क्या कह रहा है, स्लॉथ चिंपैंजी मेरे भाई नहीं होता, केवल स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं। एनसीईआरटी कहती है स्लॉथ कैसे दिखते हैं, चिंपैंजी जैसे नहीं दिखते हैं, भालू जैसे दिखते हैं, यानी बी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, स्लॉथ चिंपैंजी, ये भी गलत, चिंपैंजी जैसे नहीं, भालू जैसे दिखते हैं। और डी हमारा क्या कह रहा है, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे, मेरे बहुत, ये देखो 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे से लटकाकर सोते हैं, ठीक है ना। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द माई राइट आंसर। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। 64 कह रहा है, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती, पृथक्करण की यह क्रिया क्या कहलाती है? बताइए। बेस्ट फीलिंग सॉन्ग जी कह रहे हैं डी, बहुत सुंदर, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। क्या कह रहा है कि जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं और मलाई पर उस पर ही रह जाती, पृथक्करण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है निस्यंदन, ऑप्शन बी कह रहा है चालन, ऑप्शन सी कह रहा है अपसादन, ऑप्शन डी कह रहा है निस्तारण। बताइए, आंसर बताइए। 64 का आंसर बताइए। श्रुति मिश्रा जी कह रही है ए, पूजा चौहान जी कह रही है डी। देखिए, पहले समझिए, जब पृथक्करण पूछ रहा है कि जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते तो मलाई जो ऊपर रह जाती है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? बताइए। हम बता दें निस्यंदन मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे साथी? निस्यंदन क्या होता है बताइए। निस्यंदन वो होता है जैसे कि हमने चाय बनाई, बारीकी से छानना, चाय बनाने के बाद जब हम लोग चाय को डालते हैं ना, तो जो ऊपर रह जाता है ठोस अड़ू, जो भी चाय अदरक वगैरह जो रह जाती है, वो छानना पतली बारीक, उससे कहते हैं निस्यंदन। ऑप्शन बी कहते हैं चालन। चालन क्या कहता है? चालन होता है कि जैसे मकान बनते हैं, मोरम को छानना, ठीक है। एक गांव का हम एग्जांपल दे रहे हैं, मकान बनाते हैं हम लोग, मोरम को छानते हैं, उसको चालन कहते हैं, ठीक। अपसादन क्या होता है मेरे प्यारे साथी? अपसादन वो होता है कि जो तरल पदार्थ होता है ना, तरल पदार्थ के छोटे छोटे अणुओं को जमीन पर रहना, छोटे छोटे अणुओं को, उससे अपसादन कहते हैं। बताइए, जब किसी कपड़े दूध पर उड़ेलते हैं, मलाई पर उस पर ही रह जाती है, हमारे क्या निस्यंदन मीन्स होता है छानना, बारीकी से छानना। जी शिवानी कश्यप जी, बिल्कुल आपका आंसर सही है। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग रचना जी, गुड इवनिंग।
बेस्ट फीलिंग सॉन्ग जी, डी नहीं होगा, निस्तारण नहीं होगा। बिल्कुल सर, उसको पूछ रहा है कि जब किसी एक कपड़े दूध को उड़ेलते हैं, छानना निस्यंदन मीन्स होता है छानना, बारीकी से छानना मेरे प्यारे दोस्त, निस्यंदन। आंसर ए होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही बताइए, यस या नो में बताइए जी। शिवानी कश्यप जी बिल्कुल आपका आंसर सही है। दिया पाल जी कह रही है राधे राधे सर, राधे राधे जी, राधे राधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 65वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 65वां क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर, एक सेकंड, क्या कह रहा है कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर 110 की दूरी, 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। मीटर को 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी, फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी कितनी है मेरे प्यारे साथी? 10.7 सेंटीमीटर। ठीक, जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी बताइए। बताइए आंसर। इनका कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन दिए जाए, केवल केवल क्या करना है, इनका गुणा 110 और 0.7 सेंटीमीटर, इनका गुणा कर लीजिए पहले। सबसे पहले ऐसा अगर क्वेश्चन दिया जाए, गुणा करो कितना हो जाएगा, यानी 1170। ठीक, 1170 दिया है। अब पूछ रहा कम से कम दूरी, यानी किलोमीटर पूछ रहा है, ये सेंटीमीटर में आ रही है। ठीक, अब किलोमीटर करने के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे। ठीक, 1000 का भाग दे देंगे तो मेरे प्यारा साथी कितना हो जाएगा बताइए? 1 2 3 बिंदी, 1 2 3 बिंदी का यहां बिंदी लगा दीजिए। एक सेकेंड, 1170 हुआ। किलोमीटर चेंज करने के लिए 1000 का भाग दे देंगे, यानी 3 बिंदी हटाकर 1 2 3 यहां लगा दिए, यानी कि 1 दिख रहा कि नहीं दिख रहा? यानी कि आंसर मेरा हो जाएगा 1.77 किलोमीटर। ठीक, कौन सा हो जाएगा आंसर? बी। ऐसा अगर क्वेश्चन दिया केवल केवल गुणा करिए, अगर मीटर में दिया, सेंटीमीटर दिया, उसको किलोमीटर चेंज कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, बी। बहुत सुंदर है कुलदीप जी, बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं। दिया पाल जी आप भी सही दे रही हैं। बेस्ट फीलिंग्स आप भी बिल्कुल सही है। आंसर जितने भी मेरे साथियों दिए बिल्कुल सही आंसर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो पेपर है आपका, ये पेपर 1 जनवरी 2022 का है। ठीक, पिछली साल का। ठीक, ये क्वेश्चन जो जितने भी क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस सेट जो है 1 जनवरी 2022 का है। ऐसे ही रेगुलर आपको पहले ये प्रैक्टिस सेशन पूरा खत्म करने के बाद आपको एक एनसीईआरटी की क्लास दी जाएगी, बिल्कुल निचोड़। जो मेरे 15 नंबर के एनसीईआरटी पूछी जाती है तो 15 में 15 पूरे होने चाहिए, ये एक भी नंबर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, गौटिक जी कह रही भी। चलिए देखते ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी। अब मेरे प्यारे साथी बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका आंसर बताइए कि बंगाल खाड़ी किधर है। ऑप्शन ए कह रहा है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ऑप्शन बी कह रहा है उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। ऑप्शन सी कह रहा है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। ऑप्शन डी कह रहा है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। बताइए आंसर बताइए इसका, 66 का। सी, बहुत सुंदर। आयुष जी, आयुष यादव, सी। अब चलिए आइए बताते हैं, सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। अब कैसे करो, बंगाल खाड़ी मेरे प्यारे साथी एक ऐसा नक्शा बना दे रहे हैं आपको। ठीक, इस पर मत जाना, समझने के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, अब क्या करना है, बंगाल की खाड़ी किधर है मेरे प्यारे साथी? इधर बंगाल की खाड़ी। ठीक, इधर क्या है? अरब सागर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरब सागर दिखाई दे रहा है? बताइए दिखाई दे रहा है क्या? अरब सागर। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, आंध्र प्रदेश मेरे प्यारे साथी, इधर बंगाल खाड़ी जो है, यहां आंध्र प्रदेश कहां है मेरे प्यारे साथी? बताइए। आंध्र प्रदेश लगभग यहां पर है, आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश है। महाराष्ट्र मेरे प्यारे साथी इस साइड आ जाएगा, महाराष्ट्र मेरे प्यारे साथी इधर आ जाएगा, ये यानी कि अरब सागर हो जाएगा। अरब, पूछा क्या बंगाल की खाड़ी तरफ पूछा है, तो ए हमारा गलत हो जाएगा, क्यों? महाराष्ट्र मेरे प्यारे साथी अरब सागर तरफ है। ठीक, ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है उड़ीसा मेरे प्यारे साथी, उड़ीसा बिल्कुल सत्यता है कि यहाँ है उड़ीसा, लगभग नीचे उड़ीसा है। लेकिन केरल, केरल मेरे प्यारे साथी इस साइड है, ये यहाँ पर केरल है। ठीक,
कहां पर केरल है? यहां पर केरल है, केरल है। ठीक, ये भी गलत, बी भी हमारा गलत हो गया, बंगाल खाड़ी तरफ पूछा गया है, केवल केवल कौन सा। उसके बाद सी क्या कह रहा है? उड़ीसा, बिल्कुल सही, उड़ीसा है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश भी, एंड तमिलनाडु मेरे प्यारे साथी ये है इधर, तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु इधर है, तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। और डी क्या कर, केरल, केरल तो इधर है ही, अरब सागर तरफ है केरल, यानी डी भी हमारा गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। 66 का आंसर क्या होगा? सी। बेस्ट फीलिंग जी, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया। आयुष यादव जी आपने भी सही दिया। सभी साथियों मेरे सही सब जवाब दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? कह रहा है कि मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? ऑप्शन ए कह रहा है ठीक उत्तर, ऑप्शन बी कह रहा है उत्तर पूरब, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी कह रहा है दक्षिण पश्चिम। बताइए आंसर दीजिए, 67 का आंसर दीजिए। श्रुति मिश्रा जी कह रहे हैं बी, आयुष यादव जी कह रहे हैं बी, और बताइए। चलिए बताते हैं। ठीक, मध्य प्रदेश में आप बात दीजिए, मध्य प्रदेश में सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश से सर्वाधिक घने जंगल? मेरे प्यारे साथी सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सर्वाधिक घने जंगल पाए जाते हैं। पहले नंबर पर क्या आ जाता है? फर्स्ट नंबर पर मध्य प्रदेश, एमपी फर्स्ट नंबर पर। एंड सेकेंड नंबर पर क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, सेकेंड नंबर पर। एंड थर्ड नंबर पर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथी? बताइए। झारखंड, झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़, सॉरी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। मेरे प्यारे साथी ये तीसरे नंबर 3 है, पहले पे मध्य प्रदेश आ जाएगा, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? बताइए। किधर? अरुणाचल प्रदेश किधर पड़ता है मेरे प्यारे साथी? बंगाल तरफ, यानी पूरब तरफ पड़ता है। ठीक है, उसका छत्तीसगढ़ किधर पड़ता है? छत्तीसगढ़ ठीक इधर ही पड़ता है, यानी सब पूरब तरफ पड़ता है, यानी कि उत्तर पूरब। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है सर, सर सोनू गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रचना जी बी, बिल्कुल आंसर आपका बी आ जाएगा। ठीक है, 67 का बी आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 68 क्या? माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई मेरे प्यारे साथियों आंसर दीजिए। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई ऑप्शन ए कह रहा है 8600 मीटर, ऑप्शन बी कह रहा है 8850 मीटर, ऑप्शन सी कह रहा है 8950 मीटर, एंड ऑप्शन डी कह रहा है कि 8990 मीटर। बताइए माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई, बताइए आंसर दीजिए। 68 का बी। पूजा चौहान जी कह रही है 68 का बी, रचना जी बी, श्रुति मिश्रा जी बी, रचना जी बी, आयुष जी बी, स्मृति सिंह 68 का बी, बहुत सुंदर। दिया पाल जी भी कह रहे हैं। चलिए बताते हैं। बिल्कुल सत्यता है कि हमारी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी की जो ऊंचाई है ना 8850 मीटर है। बिल्कुल राइट आंसर सभी ने दिया। शिवानी जी कह रही बी, बहुत सुंदर। दीक्षा द्विवेदी बी। चलिए एक और, हाँ ये तो ऊंचाई बात हो गई। अब ये बताइए विश्व का सबसे गहरा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए, आंसर बताइए। विश्व का सबसे गहरा कौन सा, विश्व का सबसे गहरा भूभाग कौन सा है? सबसे गहरा भाग, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में पाया जाता है? उसका क्या नाम है? बताइए। क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि विश्व का सबसे गहरा भाग उस किस महासागर में पाया जाता है, उसका नाम क्या है, उसकी गहराई कितनी है? बताइए आंसर। जी 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 बिल्कुल सही है। इस पर 69 पर वही नहीं जाइए, 69 पर नहीं जाइए आप लोग, 68 पर रहिए। पहले हमने जो पूछा है उसको बताइए। आपको बता दें जो विश्व का सबसे गहरा भाग जो है प्रशांत महासागर में, लिख दे रहे हैं विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में पाया जाता है। प्रशांत महासागर में
महासागर में, जिसका नाम मेरे प्यारे साथी क्या है बताइए, जिसका नाम है मेरियाना गर्त। क्या नाम है मेरे प्यारे साथी? मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई कितनी है? गहराई 11,034 मीटर। हमने आपको अतिरिक्त जानकारी क्या दी है कि विश्व का सबसे गहरा भाग पूछे थे प्रशांत महासागर में है, उसका नाम है मेरियाना गर्त और जिसकी गहराई है 11,034। ठीक है, शिवानी कश्यप जी कह रही प्रशांत महासागर, बिल्कुल सही है, प्रशांत महासागर बिल्कुल सत्यता है, लेकिन उसकी गहराई को बताना चाहिए, गहराई को बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं 11,034, बहुत सुंदर 11,034 ये आपको अतिरिक्त जानकारी दे दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथी बताइए? सुंडा गर्त नहीं मेरे श्रुति मिश्रा जी, सुंडा गर्त नहीं, मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई जो है 11,034 है। जी बिल्कुल सही है शिवानी जी, बिल्कुल सही दे रही हूं। अब देखो टूटता तारा, क्वेश्चन है 69 क्या कह रहा है? टूटता तारा होता है कोई तारा, ऑप्शन ए कह रहा तारा, ऑप्शन बी कह रहा धूमकेतु, ऑप्शन सी कह रहा उल्का, ऑप्शन डी कह रहा क्षुद्र ग्रह। बताइए आंसर बताइए 69 का सी उल्का। कुमारी दिव्या यादव गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। रचना जी सी। और बताइए आंसर बताइए। चलिए हम बताते हैं, तारा, तारा को सब लोग जानते हैं। धूमकेतु क्या होता है? इसका आंसर जो है धूमकेतु क्या होता है बताइए? धूमकेतु जो है सौर मंडल धूल के कण, पत्थर के कण, पत्थर के कण एंड बर्फ, इन सबके जो होता है ये धूमकेतु सूर्य के परिक्रमा लगाते हैं, धूमकेतु से कहते हैं। ठीक, उल्का क्या है और क्षुद्र ग्रह क्या है? उल्का आंसर मेरा सही है, चलो ठीक, आंसर उल्का सी। उल्का क्या है? उल्का जो है उल्का पिंड में अंतर है मेरे प्यारे साथी। उल्का और उल्का पिंड में क्या अंतर है? उल्का जो होता है अंतरिक्ष में चक्कर लगाते लगाते जो पत्थर या ग्रह या टुकड़े सीधा जमीन पर आते हैं, जो आग पकड़ लेते हैं, उसे कहते हैं उल्का। और जो सीधा अगर पृथ्वी पर आकर गिरते हैं बिना आग लगे, बिना उसे कहते हैं उल्का पिंड। ठीक, और टूटता तारा किसे कहा जाता है? टूटता तारा उसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथी कि टूटता तारा उल्का पिंड गैसी गोला कहते हैं। ठीक, जो अंतरिक्ष में जो लाखों जो चक्कर लगाते हैं, लाखों गोलाकुंड और ये सब चक्कर लगाते हैं पृथ्वी के, तो पृथ्वी चक्कर लगाते सौर मंडल चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी जब प्रवेश करते हैं तो वायु के घर्षण के कारण जब आग पकड़ लेते हैं, जो हमें प्रकाश उत्पन्न होता है उससे ही कहते हैं टूटता तारा। ठीक है, टूटता तारा। इसका आंसर हो जाएगा सी, 69 का सी। आगे बढ़ते हैं। क्लास कैसी लग रही है सभी लोग बताइए, क्लास कैसी? गुड इवनिंग सरता जी, गुड इवनिंग। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, इतना रखते हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है बताइए। आगे बढ़ते, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 70 क्वेश्चन कह रहा है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। खेजड़ी वृक्ष के बारे में पूछा गया है, ए बी सी डी ई, मतलब 5 ऑप्शन दिए गए, उसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। ठीक, विचार करने के लिए क्या कह रहा है? ए वृक्ष मुक्ता रेगिस्तान में पाया जाता है, बी कह रहा है इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन सी कह रहा है यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, ऑप्शन डी कह रहा है इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, ऑप्शन ए कह रहा है इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। ऑप्शन बताइए इसका आंसर, 70 का आंसर बताइए। आंसर 70 का बताइए। पूजा चौहान जी कह रही है बी। गर्मी बहुत लग रही है, पंखा चला रहे हैं। पूजा चौहान जी कह रही है 70 का बी, आयुष जी कह रहे हैं ए, स्मृति 70 का ए। चलिए आइए देखते हैं। दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। अब दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए, यस या नो में बताइए। दिख रहा है? दिख नहीं रहा है, बिल्कुल बिल्कुल किया है अभी। दिख रहा है क्या? चलिए बताते हैं।
खेजड़ी वृक्ष के बारे में, खेजड़ी वृक्ष, अब ऑप्शन देखते हैं कैसा क्या आंसर अभी बताते हैं। क्या कह रहा है? यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है। यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में। बिल्कुल सत्यता, खेजड़ी वृक्ष जो मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है, यानी कि ए हमारा सही है, ठीक लिख लिया ए। फिर दूसरा बी क्या कह रहा है? इससे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सत्यता है, इससे उगने के लिए ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है, यानी बी भी हमारा सही है, ठीक है, बी हमारा सही है। ए बी किसमें किसमें मिलना, चलिए अभी देखते हैं, यानी कि ए और बी सही निकल रहे हैं। सी, और सी क्या कह रहा है कि यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, यानी कि ए भी सही कह रहा है, बी भी सही कह रहा है। सी क्या कह रहा है? यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। मेरे प्यारे साथी, सी जो है गलत है। गलत किस लिए है? इस वृक्ष में तने से जल संचित करता है, बिल्कुल नहीं। तने में संचित कौन सा जल करता है बताइए? तने में जल कौन सा वृक्ष जो संचित करता है बताइए? तने में जल कौन सा वृक्ष संचित करता है? सर ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल अभी किया है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया इसके लिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब बताइए, यह जो सी हमारा गलत इसलिए हो जाएगा, यह वृक्ष अपने तने से जल संचित नहीं करता, वो है रेगिस्तान में एक पाया जाता है मरुस्थल, मरुस्थल पाया जाता है रेगिस्तान में ओंग। ओंग वृक्ष जो होता है मेरे प्यारे साथी, ओंग वृक्ष जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उस वृक्ष से क्या होता है, वहाँ जब पानी की शॉर्टेज हो जाती है तो उस वृक्ष से पानी निकाल कर वो यूज कर लेते हैं। वो कहाँ पाया जाता है मेरे प्यारे साथी? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं? वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, बिल्कुल नहीं, यानी कि हमारा सी आंसर गलत हो जाएगा। यानी कि ए अभी सही है, बी सही है, सी गलत हो गया, ठीक। ए भी इसमें मिल रहा है, ए भी इसमें मिल रहा है, बी इसमें मिल रहा है, यानी कि दो हमारे गलत हो गए, ठीक। अब डी क्या कह रहा है ऑप्शन? इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल सत्यता है। इस वृक्ष की जो होती है फलियां, फलियों की सब्जी बनाई जाती है, पत्तियां जो है जो जानवर को भी खिलाई जा सकती हैं, और क्या इसकी जो छाल होती है, इसकी छाल जो होती है उसका उपयोग जो है दवाई बनाने में किया जाए, यानी कि हमारा डी भी सही है। ए डी देखो, ए बी डी किसमें मिल रहा है? ए बी डी, यानी कि ऑप्शन हमारा ए मिल रहा है। और ई क्या कर? इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती है, बिल्कुल गलत है। खेजड़ी वृक्ष में बहुत सारी पत्तियां होती हैं, उसके तने से फलियों से सब्जी बनाई जाती है, पत्ते जो होते हैं उससे चारा भी खिलाया जाता है जानवरों को। और खेजड़ी वृक्ष इतना उपयोगी होने के कारण राजस्थान सरकार ने, खेजड़ी वृक्ष इतना उपयोगी होने के कारण राजस्थान सरकार ने जो है इसे राजकीय वृक्ष घोषित किया है, ठीक है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में समझ में आया कि नहीं आया बताइए? आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा हो तो ये इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। 71 क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों? किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और उन्हें मिट्टी से पोत कर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित किस राज्य से आया है? ऑप्शन ए कह रहा है लद्दाख, ऑप्शन बी कह रहा है असम, ऑप्शन सी कह रहा है राजस्थान, ऑप्शन डी कह रहा है उत्तर प्रदेश। आंसर बताइए 71 का, सभी साथ हैं आंसर बताइए। 71 का आंसर बताइए सभी लोग। शिवानी कश्यप जी कह रही है सी, दाईपाल जी सी, पूजा चौहान जी सी, आयुष जी सी। चलिए देखते हैं लद्दाख। लद्दाख में मेरे प्यारे साथी क्या कह रहा है कि जिस क्षेत्र से आए वहाँ बारिश बहुत कम होती है। मेरे प्यारे साथी लद्दाख जो है, लद्दाख में बर्फ पड़ती, ठंडा प्रदेश है, ठीक है, ठंडा राज्य। तो यहाँ जो घर बनते हैं गुम्बद नुमा बनते हैं। कैसे बनते हैं? गुम्बद नुमा। तो इसलिए ए तो नहीं हो सकता। बी क्या कह रहा है? असम। असम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मेरे प्यारे साथी? यहाँ जो है बांस के खंभों पर मकान बनाए जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है? मोटी दीवारें और घर सुंदर पोत के लकड़ी बने होते हैं, कटी झाड़ी, बिल्कुल नहीं, बी हमारा भी गलत हो जाएगा। सी राजस्थान, सी जो है मेरा आंसर सही हो जाए राजस्थान। राजस्थान क्यों हो जाएगा सही बताइए? सी इसलिए हो जाएगा, राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है जो जहाँ गर्मी अत्यधिक पड़ती है,
ठीक है, गर्मी अत्यधिक पड़ती है, इसलिए यहाँ से बचने के लिए लोग, बारिश बहुत कम होती है, बिल्कुल सत्य था, वहाँ पानी की कमी रहती थी, लेकिन अब इस टाइम नहीं है। ठीक, लेकिन गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर की दीवारें जो है मिट्टी से बने होते, घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें जो राजस्थान में गर्मी से बचने के लिए ये सब किया जाता था, ऐसे मकान बनते थे। ठीक, राजस्थान सी इज माई राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। दिखाई दे रहा है? चलिए, क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथी? 72 क्वेश्चन कह रहा है। अभी पहले इतना पढ़ लेते हैं। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? बताइए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र ने विचार किया, क्या विचार किया है? कि मैं जिस जगह से आया हूं वहां के लोग, अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। किसके? सरसों के तेल से बनी मछली खाना पसंद करते हैं। छात्र किस जगह से आया है? बताइए, आंसर दीजिए। 72 का सी, सुरती मिश्रा 72 का सी, दिया पाल सी, आयुष यादव जी सी। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। मैं जिस जगह से आया हूँ वहां का अधिकतर लोग, गोवा। मेरे प्यारे साथी, गोवा क्या है? गोवा में नारियल तेल से बनी मछली खाई जाती है। किसके तेल की? नारियल तेल से, नारियल तेल में बनी मछली, नारियल तेल में बनी मछली। ठीक, एक गोवा में क्या खाया जाता है? नारियल तेल से बनी मछली। केरल, उबला हुआ टेपियोका, उबला हुआ टेपियोका, उबला हुआ टेपियोका। ठीक, उबला हुआ टेपियोका कहाँ खाया जाता है? केरल में। कश्मीर में मेरे प्यारे साथी सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? स्मृति जी, ए नहीं होगा। गोवा में नारियल तेल में बनी मछली खाई जाती है। यहाँ पूछ रहा है सरसों के तेल में बनी मछली। यहाँ पूछ रहा है सरसों के तेल में बनी मछली मेरे प्यारे साथी कश्मीर में खाई जाती है। गोवा में नारियल तेल में बनी मछली खाई जाती है। रचना जी बिल्कुल गलत आंसर दे रही हैं आप। देखिए, गोवा क्या पूछ रहा है? सरसों के तेल में बनी मछली पूछ रहा है। सरसों के तेल में बनी मछली पूछ रहा है, तो कहाँ लगेगा? कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है। ठीक है, स्मृति जी भी ये दे रही। समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो में बताइए, आंसर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथी? बताइए, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। कोई वयस्क हाथी एक दिन में, ऑप्शन ए कह रहा है कि कोई वयस्क हाथी एक दिन में 200 कुंटल से भी अधिक हरे पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? कि अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम होता है। और ऑप्शन डी कह रहा है अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। बताइए, आंसर दीजिए। 73 का आंसर दीजिए। कुमारी दिव्या जी कह रही है 71 का सी। स्मृति जी कह रही है 71 का सी। बताइए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कोई वयस्क हाथी एक दिन में 200 कुंटल से भी अधिक हरे पत्ते या झाड़ियां खा लेता है। बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे साथी। एक हाथी जो वयस्क हाथी जो है एक दिन में केवल 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियों को खाता है। ठीक, यानी कि 1 कुंतल। पहला ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज्यादा आराम करना पसंद करते हैं। बिल्कुल गलत बात। हाथी जो है केवल 3 से 4 घंटे आराम करते हैं। हाथी जो है केवल 3 से 4 घंटे आराम करते हैं केवल। यानी कि मेरा बी भी गलत हो गया। अरे स्मृति जी गलत आंसर दे रही हो आप। ए कैसे हो सकता है? मलखान जी, मलखान खुशी सिंह 73 का ए कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, पूजा जी कह रहे डी। चलिए देख रहे हैं, अभी देखते हैं।
सी क्या कह रहा है, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम होता है। बिल्कुल सत्यता है। जो 3 महीने का हाथी के बच्चे का जो होता है, 3 महीने का होता है, उसका वजन जो होता है 200 किलोग्राम होता है। बिल्कुल सत्यता है, 200 किलोग्राम, यानी कि सी हमारा राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या, अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, केवल अधिकांश हाथी की बात करते हैं। अधिकांश हाथी जो है केवल 3 से 4 घंटे आराम करता है, केवल 3 से 4 घंटे आराम करता है, ना कि 9 से 10 घंटे। एनसीईआरटी कहती है हाथी 3 से 4 घंटे आराम करता है। और हाथी जो है तुम्हारा, हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। हाथी के कान जो है केवल पंख, गर्मी लगने पर पंखा का काम करते हैं, ठीक है। और हाथी के बच्चे का जो देख रेख संरक्षण जो है बुजुर्ग हथनी करती है। मेरे प्यारे साथी, बुजुर्ग हथनी करती है, यानी कि हमारा 73 का सी आंसर होगा कि यहाँ तक कि 3 महीने का आयु बच्चे का भार सामान्यतः 200 किलोग्राम होता है। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। डी भी गलत है। शिवानी जी कश्यप बिल्कुल आपका आंसर सही है। दीपक मिश्रा सॉरी, सी आपका आंसर सही है, दीपक मिश्रा। उपासना 73 का सी, बिल्कुल आपका विराज। सभी लोग मेरे साथ ही आंसर दे रहे हैं। जो गलत दे रहे थे आंसर, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि पहले देखिए यहाँ, इसीलिए तो हम लोग क्वेश्चन आपने क्यों सीटेट में सबसे सर्वाधिक फेल होते हैं, इसी कारण होते हैं। हम लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं, इसीलिए हम लोग रह जाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ा करिए। एनसीईआरटी एक दिन, अभी कोई बात नहीं, अगर गलत हो रहा है एक दिन एनसीईआरटी क्लास लेकर आएंगे, पूरा निचोड़, एनसीईआरटी जितना भी निचोड़ होगा पूरा निचोड़ देंगे आपको। फिर ये क्वेश्चन जो आप गलत कर रहे हो वो गलत करना बंद कर दोगे आप लोग। चलिए, समझ में आया कि नहीं आया बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए समझ में आया क्या नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। ऑप्शन 74 क्या कह रहा है बताइए, आंसर बताइए। 74 कह रहा है एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण में के पश्चात किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है पॉलीथीन बैग, कागज, बैटरी, मोबाइल फोन। ऑप्शन बी कह रहा है चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल, बैटरी। ऑप्शन सी कह रहा है लोहे की कीले, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा। ऑप्शन डी कह रहा है चमड़े का बैग, लकड़ी का बैग, प्लास्टिक, फूलदान, चादरें। बताइए पुनः चक्रण क्या होता है। पुनः चक्रण बताइए। पुनः चक्रण ये होता है कि कूड़े कचड़े को एक नई वस्तु प्रदान करना, कचड़े को एक नई वस्तु में बदलना, ठीक। पुनः चक्र में ये होता है, यानी पॉलीथीन बैग, कागज, बैटरी, इसको बदल सकते हैं क्या दूसरे उसमें कचड़े को? नहीं। बी क्या कह रहे, चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतलें, इसको भी नहीं, चादरों को भी बदल सकते हैं, दूसरे उसमें नहीं बदल सकते हैं। सी क्या कह रहा है, लोहे के कीले, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते। लोहे के कीले का उपयोग कर सकते हैं कहीं ना कहीं, कांच की बोतल का भी कहीं ना कहीं उपयोग कर सकते हैं, स्टील मग और गत्ते, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुनः चक्रण का मतलब क्या होता है कि कचड़े को या कूड़े को एक नई वस्तु प्रदान करना, नई वस्तु में बदलना। सी हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल सही दे रहे हैं दीपक मिश्रा जी, आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए क्या कह रहा है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। बंद नहीं हुआ। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है छोले भटूरे का गोवा में खाया जाता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, नारियल दली के करी के साथ उबला टेपियोका केरल में खाया जाता है। ऑप्शन सी का थर्ड क्या कह रहा है, सरसों के तेल में बनी पकी मछली उत्तराखंड में खाई जाती है। सरसों के तेल में बनी पकी मछली कश्मीर में खाई जाती है। बताइए आंसर बताइए। इनको मिलान करना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे साथी, छोला भटूरा कहाँ खाया जाता है? पंजाब। चना का साग, छोला भटूरा ये कहाँ खाया जाता है? यानी कि पहले का ई, ठीक है। नारियल दली करी के साथ उबला टेपियोका, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, उबला टेपियोका कहाँ खाया जाता है? केरल में खाया जाता है, बिल्कुल सही, यानी कि दूसरे का बी, ठीक। तीसरा क्या कह रहा है, सरसों के तेल में बनी मछली, अभी मैंने आपको बताया था सरसों में के तेल में बनी मछली कहाँ खाई जाती है मेरे प्यारे साथियों? कश्मीर में, यानी कि तीसरे का डी, ठीक। और चौथा क्या कह रहा है, सरसों, यहाँ गलत कर दिया इन्होंने, यहाँ सरसों नहीं होगा, टाइपिस्ट महोदय ने यहाँ नारियल होगा, ठीक है। नारियल तेल में बनी पकी मछली कहाँ खाई जाती है मेरे प्यारे साथी? गोवा, चौथे का गोवा, यानी कि ए। अब देख लीजिए किसमें मिल रहा है, यानी डी हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आएगा नहीं? छोला भटूरा कहाँ खाया जाता है? पंजाब में खाया जाता है, ठीक।
नारियल दली कड़ी का उबला टेपियोका कहाँ खाया जाता है? केरल में खाया जाता है, ठीक। सरसों के तेल में बनी पकी मछली कश्मीर में खाई जाती है, और नारियल तेल में बनी मछली गोवा में खाई जाती है। छत्तीसगढ़ में लाल चीटी की चटनी खाई जाती है, ठीक है। लाल चीटी की चटनी कहाँ खाई जाती है? 4th क्लास के पर्यावरण के अध्ययन करिएगा। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा, यानी कि 4th क्लास का जो पर्यावरण के अध्ययन के, ठीक है, विद्यार्थी में रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य चुना जाइएगा। यानी कि कौन से असेसमेंट की बात कर रहा है हमसे? फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है। कौन से असेसमेंट की बात कर रहा है? फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की जा रही है। कौन से असेसमेंट की? फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की जा रही है। अब सुनिएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है? भाई हमने पढ़ा है कि सर फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो तो बच्चे के अंदर किसके लिए होता है? यानी फॉर्मेटिव तो बच्चे के अंदर लर्निंग के पर्पज से होता है, यानी अधिगम कराने के उद्देश्य होता है, यानी सिखाने के पर्पज से होता है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है, बाकी हमारा समेटिव असेसमेंट में चला जाएगा। तो आपको एक ऐसा ऑप्शन चुनना है। देखिएगा, 2 प्रकार के असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव के समेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य सिखाना होता है, यानी लर्निंग कराना होता है, देखिएगा। और समेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है? समेटिव का मतलब क्या होता है? जांच करना होता है। अब जरा ऑप्शन पढ़िएगा आप लोग। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना। तो प्रश्न अगर उत्तर लिखेंगे तो ये तो किसका पार्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ये किसका पार्ट बन जाएगा? तो ये तो समेटिव का पार्ट बनेगा। भाई उत्तर लिखने की बात कर रहा है, तो उत्तर लिखने से बच्चे का लर्निंग थोड़ी होगी, तो ये तो समेटिव असेसमेंट का पार्ट है। ये कह रहा है कि तैरने और डूबने की प्रक्रिया का ऑब्जर्वेशन, क्या करना? ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है, और क्रियाकलाप करना, यानी ऑब्जर्वेशन करना और क्रियाकलाप। देखो, ऑब्जर्व करेगा तो लर्निंग करेगा, और क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी करेगा तब भी क्या करेगा? लर्निंग करेगा। बोलो, करेगा कि नहीं करेगा लर्निंग? बिल्कुल करेगा। और यहाँ भी क्या होगा? ऑब्जर्वेशन में भी क्या होगी? लर्निंग होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी डियर स्टूडेंट। यानी इसमें भी क्या होगी? लर्निंग होगी, बिल्कुल होगी। ये सी ऑप्शन क्या कह रहा है? यानी ये हमारा किसका पार्ट है? तो आप कहोगे सर ये हमारा फॉर्मेटिव का पार्ट है। ये किसका पार्ट है हमारा? ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। अच्छा, ये कह रहा है कि तीसरा ऑप्शन देखते हैं। ये कह रहा है कि तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना। तो परिभाषा व्याख्या करना क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट है हमारा? क्या ये लर्निंग का पर्पज है? इससे लर्निंग होगी, ठीक है। ये व्याख्या की बात कर रहा तो हमारा उपयुक्त उदाहरण नहीं है ये। और ये कह रहा है कि जो वस्तुएं डूबती हैं और तैरती हैं उनकी सूची याद करें, ठीक है। तो याद करना हमारा, ठीक है, किसमें? फॉर्मेटिव में नहीं है, तो हमारा ये उपयुक्त नहीं, हम कह सकते हैं ये हमारा सबसे अच्छा नहीं है। ये दोनों ऑप्शन तो हमारे दोनों कट जाएंगे, यानी हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? हमारा B4 बॉम्बे हमारा बन जाएगा। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। ये समझ में आ गया? एक बार समझ में आ गया तो कमेंट्स कर दो हाँ भाई। लक्ष्मी देवी जी, सोनम, सौरभ सिंह, हाँ, सोनम दुबे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। सीमा, बहुत बढ़िया, हाँ हाँ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये रहा आपके सामने, ठीक है। 77वां क्वेश्चन है, 77 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन अभी कंप्लीट करते हैं, बस आपको समझ के करना है अच्छे से। अच्छा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, पहले अच्छे से ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि यहीं से आपको पेडागोजी सीखनी है। इन क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको पेडागोजी सीखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फोकस करिएगा, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं लिखता हूँ इस हाथ से, उधर ही उन्होंने क्वेश्चन रख दिया है। देखो, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में हम कला और कौशल का समावेशन करना चाहिए, क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। देखो, ये कह रहा है कि भैया हमें एक इन्वायरमेंट की, यानी इन्वायरमेंट विषय में हमें कला क्यों रखना चाहिए, हमें कौशल क्यों रखना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट्स होगा। देखो, पहला ऑप्शन है कि इससे क्रिएटिविटी होगी, बिल्कुल भाई। इससे क्या होगी? क्रिएटिविटी होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। इससे हम कहेंगे कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी, बिल्कुल होगी। यानी इससे क्या होगी? कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी, बिल्कुल, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, कि बच्चे कला और कौशल से क्या करेंगे? कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी, ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी। क्या क्लास में डिसिप्लिन होगा? क्या इसलिए रखना चाहिए क्लास में डिसिप्लिन के लिए? क्या ये बताओ डियर स्टूडेंट, क्या हम पर्यावरण के विषय में कला और संस्कृति डिसिप्लिन के लिए होगा क्या? तो आप कहोगे नो सर, ये ऑप्शन हटा दो, यानी कि सी हमारा रॉन्ग है, ठीक है। क्या समावेशन होगा? बिल्कुल होगा चीजों का। जब हम सभी चीजों को रखेंगे तो क्या होगा? इंक्लूडेशन होगा, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है और डी भी सही है, यानी सी जो है वो हमारा रॉन्ग है। इसका मतलब है हमारा क्या ऑप्शन बनेगा? जिसमें सी होगा वो हमारा गलत है, यानी कि इसमें सी है तो ये गलत है, ठीक है। और तीनों तो इसमें है नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। राइट आंसर क्या होगा? D4 दिल्ली बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है डियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ें।
ठीक है, प्रियंका, दिव्या कटियार, ठीक है, पलक, जितने विद्यार्थी जुड़े हैं, सौरभ भाई, जयवीर, आरती शर्मा, कोई डाउट नहीं है, प्राची, चलो आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है। और ये रहा भाई आपके सामने 76वां क्वेश्चन, जरा पहले इसको पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लो मैं आप, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो, अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, फिर आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों की थीम, यानी कौन सी थीम है? शेल्टर है। कौन सी है? शेल्टर है, ठीक है, यानी आवास। कौन सी है? आश्रय या शेल्टर के लिए कौन सी युक्ति पूंछपात को प्रोत्साहित करती है? यानी कि थीम कौन सी है हमारी भाई? थीम है कौन सी, ठीक है। अब टोटल थीम कितनी है ये भी पता होना चाहिए, अभी ये भी बता दूंगा आपको भाई टोटल थीम कौन कौन सी है, ये भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको टोटल थीम्स आपको समझा देता हूं कि हमारी थीम्स कितनी हैं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि भैया हमारी थीम कितनी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, हमारे एनसीएफ ने, थोड़ा आप नोट पेन अपनी कॉपी निकालो, जल्दी से निकालो भाई, सभी लोग कॉपी निकालो, सभी लोग जल्दी से, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता है वो जल्दी से निकालिएगा कॉपी। हाँ, कॉपी में लिखिएगा हमारी टोटल जो थीम्स हैं, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण विषय में 6 थीम बताई हैं। कितनी थीम बताई हैं? यानी कि 6 थीम दी गई हैं। कितनी थीम बताई हैं? थीम मतलब विषय, ठीक है, हम सिंपल लैंग्वेज में कहें थीम मतलब विषय वस्तु। कितनी थीम है? सबसे पहली थीम है हमारी परिवार एवं मित्र, ठीक है, परिवार एवं मित्र। दूसरी कौन सी है? दूसरी है भोजन, तीसरी है आवास, चौथी है पानी, और पांचवी है यात्रा, और छठवीं है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ठीक है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। छठवीं है हम चीज़ें या वस्तुएं कैसे निर्माण, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। अब सुनो, ठीक है, जो परिवार व मित्र है इसकी सब थीम है, उप थीम है। कौन कौन सी हैं? देखो कौन कौन सी है, और उप थीम कौन कौन सी है इसकी, ये भी लिख लो, ठीक है। यानी कि परिवार व मित्र की उप थीम कौन सी है, ठीक है, यानी कि सब थीम बात करें कि सब थीम कौन कौन सी हैं। सब थीम कौन सी है? जानवर, पौधे, कार्य व खेल, ठीक है, और संबंध मतलब इनका रिलेशन बताया आपस में, ठीक है, यानी कार्य व खेल हम कहेंगे कि संबंध, ठीक है, जो रिलेशन बताया गया है संबंध, ये इसकी सब थीम है। अब हमसे कौन सी थीम पूछा गया है? यानी शेल्टर पूछा गया हमसे, कौन सी? आवास के बारे में पूछा गया है। क्या सभी को पता? बहुत बढ़िया, दीक्षा, सीमा, पूजा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कितनी थीम है? ठीक है, 6। एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण विषय को 6 थीमों में बांटा है। याद रखिएगा, इससे पहले पर्यावरण में, यानी पर्यावरण विषय को थीम में नहीं बांटा गया था। सबसे पहले एनसीएफ 2005 ने ही थीम में बांटा गया है। एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000 और एनसीएफ 2005, यानी कि इससे पहले जो एनसीएफ आए, यानी इससे पहले 1975 जो एनसीएफ आया उसने नहीं बांटा था, ठीक है। इसके बाद 1988 आया, उसने भी नहीं बांटा था। इसके बाद में 2000 आया, ठीक है, उसने भी नहीं बांटा। और किसने बांटा है? एनसीएफ 2005 ने बांटा है। चलो आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। और चलो, हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। 76 क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा हमारा, ठीक है, सॉरी 78 था हमारा, 76 हो गया, 77 भी हो गया हमारा। तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या बनेगा? एक मिनट, चलिए, ये हमारा आंसर हो गया यहाँ तक कि इसका 3rd बनेगा। अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। इधर देखो, ये कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण, यानी प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, बोर्ड की तरफ दोबारा से ध्यान दीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ और कॉन्सेप्ट ये समझाने वाला हूँ कि एकीकरण क्या होता है। पहले हम ये समझते हैं कि एकीकरण क्या होता है। इंग्लिश में इंटीग्रेटेड क्या होता है ये समझ लें। एकीकृत क्या होता है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा।
बहुत बढ़िया, बहुत। चलो इधर देखिएगा, पहले इस समझ को समझिएगा कि सर इंट्रीकेट का मीनिंग क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। देखो, एकीकृत का अर्थ होता है कि जब हम एक विषय के साथ में, पहले मैं केवल ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको कि इसका मीनिंग क्या है। एकीकृत का अर्थ क्या होता है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा एकीकृत उपागम, एकीकृत उपागम यानी इंट्रीकेट अप्रोच क्या होता है। इंट्रीकेट अप्रोच का मतलब है कि जब हम एक विषय के साथ में दूसरे विषय को जोड़कर पढ़ाते हैं, उसे ही एकीकृत उपागम कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या, जैसे मुझे आपको, ठीक है, किसके बारे में पढ़ाना है, जैसे मुझे मैथ्स पढ़ाना है। अब मैं मैथ्स आपको एक दूसरे विषय में पढ़ाऊं, जैसे हिंदी हम पढ़ रहे हैं और हिंदी में ही मैं आपको मैथ्स सिखाऊं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कहा कि बेटा आज हम पढ़ेंगे वृक्ष लिखना, यानी आज हम वृक्ष लिखना सीखेंगे। तो वृक्ष में आपको हिंदी सिखा रहा हूं, पर कह रहा हूं कि बेटा आपके पास एक वृक्ष है, एक वृक्ष मैंने और दे दिया, अब आपके पास कितना वृक्ष हो गए। अब बच्चा यहाँ वृक्ष लिखना भी सीख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या सीख रहा है, वो मैथ भी सीख रहा है, यानी कि यहाँ पर वो हिंदी भी सीख रहा है और मैथ्स भी सीख रहा है। तो इसी अप्रोच को हम लोग इंट्रीकेट अप्रोच कहा जाता है, यानी एकीकृत उपागम कहा जाता है। समझ में आया। एकीकृत उपागम में क्या होता है, एक विषय के साथ में दूसरे विषय को जोड़कर पढ़ाया जाता है, उसे ही एकीकृत उपागम कहा जाता है। अब तैयार हो जाओ किसके लिए कि ये अप्रोच आया कहां से, तो सुनिएगा। जब हमारा सबसे पहला एनसीएफ बना, कब, जब हमारा, ठीक है, सबसे पहला एनसीएफ बना एनसीएफ 1975, ठीक है। तो 1975 में जब हमारा पहला एनसीएफ बना, सबसे पहला एनसीएफ 1975 में आया था, और इस एनसीएफ ने पर्यावरण के अध्ययन को लेकर, ठीक है, एक 10 वर्षीय एक योजना तैयार की। सबसे पहले किसने, यानी सबसे पहला एनसीएफ 1975 में बना, और इस एनसीएफ 1975 ने पर्यावरण के अध्ययन को लेकर एक योजना तैयार की। ठीक है, वो योजना क्या थी, देखिएगा। इसने ये कहा कि हमें पर्यावरण विषय को एक सिंगल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि इसने क्या कहा कि पर्यावरण विषय को एकल विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, एकल विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, एकल विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ये इसने सिफारिश की, ठीक है, एक ये इसने सिफारिश की। इसने ये कहा कि पर्यावरण विषय को कैसे में पढ़ाएंगे, एक एकल, मतलब सभी सब्जेक्ट की जगह हम एक ही सब्जेक्ट होगा और उसमें पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन इंट्रीकेट का यहाँ पर सिफारिश नहीं हुई, अभी एकीकृत की सिफारिश यहाँ पर नहीं हुई है। अब इसके बाद में हमारा दूसरा एनसीएफ तैयार हुआ, कब, दूसरा एनसीएफ तैयार हुआ, दूसरा एनसीएफ 1988 में तैयार हुआ, और तीसरा एनसीएफ तैयार हुआ कब, 2000 में। दो एनसीएफ 2000 ने कहा कि पर्यावरण विषय को एकीकृत विषय से पढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि जो एकीकृत की जो सिफारिश की है, वो एकीकृत की सिफारिश किसने की थी, एनसीएफ 2000 ने की है। ये याद रखना है कि इंट्रीकेट अप्रोच की सिफारिश किसने की है, तो एनसीएफ 2000 ने की है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से एनसीएफ ने इसकी सिफारिश की, तो एनसीएफ 2000 ने इसकी सिफारिश की है कि पर्यावरण विषय को किससे, एकीकृत उपागम से पढ़ाया जाना चाहिए, यानी एक विषय के साथ में दूसरे विषय को जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। आगे जब हमारा एनसीएफ चौथा आया, यानी चौथा एनसीएफ जब आया, एनसीएफ 2005 जब आया, यानी एनसीएफ 2005 जब आया, तो एनसीएफ 2005 ने इसी सिफारिश को लागू कर दिया, और इसने एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण में 6 थीम बना दी। कितनी थीम बना दी, यानी पर्यावरण को थीम वाइज किसने किया, तो एनसीएफ 2005 ने किया, ठीक है। और कहा कि पहली और दूसरी कक्षा में पर्यावरण की कोई बुक होगी नहीं, यानी कोई भी बुक नहीं पढ़ाई जाएगी। पर्यावरण की जो किताबें हैं, यानी पर्यावरण की जो बुक है, वो कौन सी कक्षा से लगाई जाएगी, यानी कि तीसरी कक्षा से, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये तीन ही कक्षाओं में पर्यावरण की क्या होगी, किताब होगी, ठीक है। और इससे और पर्यावरण की कोई किताब नहीं लगाई जाएगी। पर इसने ये कहा कि पहली और दूसरी कक्षा में पर्यावरण पढ़ाया जाएगा बच्चों को, पर कौन से अप्रोच से पढ़ाया जाएगा, यानी कक्षा 1 में और कक्षा 2 में पर्यावरण पढ़ाया जाएगा। किस विषय में, यानी हिंदी और गणित के माध्यम से बच्चे को हम क्या पढ़ाएंगे, पर्यावरण पर। कौन से उपागम से, कौन से अप्रोच से, एकीकृत उपागम से पढ़ाएंगे। ये किसने कहा, ये एनसीएफ 2005 ने कहा है कि पहली और दूसरी कक्षा में पर्यावरण की कोई बुक नहीं होगी, यहां पर बच्चों को पर्यावरण पढ़ाया जाएगा। कैसे, ठीक है, कैसे, हिंदी और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और ये रहा भाई आपका, चलो हम पढ़ते हैं अब इसको, देखो, हाँ बहुत बढ़िया है। अब हम समझते हैं स्पॉन्ज। अब हाँ, एक कॉन्सेप्ट तो ये रह गया मुझे बताना। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा, यहां पर एक कॉन्सेप्ट ये है कि एनसीएफ जब 1975 में जब एनसीएफ आया, तो इसने कहा कि भाई पर्यावरण जो विषय पढ़ाया जाएगा, तो इसने ये कहा कि हम कक्षा 1
कक्षा 1 व 2 में बच्चों को हम क्या पढ़ाएंगे, बच्चों को हम प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, देखो यानी कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में यानी एनसीएफ 1975 ने कहा कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ाएंगे। कक्षा 1 में प्राकृतिक पर्यावरण व सामाजिक पर्यावरण पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा, सामाजिक पर्यावरण पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये कहा। अब सुनिएगा आगे, ये तो कक्षा 1 के लिए था। अब कक्षा आती है 3, 4 और 5 के लिए। कक्षा 3 और 4 और 5 के लिए क्या था, कहा कि यहाँ पर बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा और सामान्य विज्ञान पढ़ाया जाएगा। सामान्य विज्ञान पढ़ाया जाएगा, सामान्य विज्ञान पढ़ाया जाएगा। अब इधर देखिएगा, यानी कि कक्षा 1 और 2 में क्या पढ़ाएंगे, कक्षा 1 और 2 में यानी नेचुरल एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट। याद रखिएगा, यानी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में नेचुरल एनवायरनमेंट और क्या पढ़ाया जाएगा, सोशल एनवायरनमेंट पढ़ाया जाएगा। और कक्षा 3 और 4, 5 के लिए क्या पढ़ाएंगे हम, सोशल स्टडी यानी कि हम एसएसटी पढ़ाएंगे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे और साइंस पढ़ाएंगे। लेकिन भाग 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 कर पढ़ाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2 किताबें लगेंगी, 2 किताबें चलेंगी। कौन सी, यानी एक पार्ट 1 होगा, एक पार्ट 2 होगा। यहाँ पर क्या होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। अब सुनो, इस पार्ट 1 और पार्ट 2 को ही एनसीएफ 2000 ने कहा कि भैया ये खत्म कर दो इसको, और बच्चों को अलग अलग बुकें ना लगाई जाएं, इसीलिए ये अप्रोच लाया गया, एकीकृत उपागम। उन्होंने कहा कि बच्चों को आप अलग अलग किताबें मत लगाओ, एक ही किताब में आप बच्चों को सब पढ़ा दो। यानी कि आप बच्चों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों चीजें पढ़ा दो। मैंने आपको इतना कॉन्सेप्ट बताया, कुछ तो समझ में आया होगा। बोलो जल्दी से हाँ या ना, आगे बढ़े अगले। चलो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट होगा कि हम क्या पढ़ाएंगे, देखो ये कह रहा है विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के संप्रत्तों का मुद्दे, सामाजिक विज्ञान के संप्रत्तों का मुद्दे, विज्ञान सामाजिक विज्ञान के, ये कह रहा है कि विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा। देखो तीनों की बात हो गई है, क्यों, क्योंकि ठीक है प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ाया जाएगा, ठीक है विज्ञान पढ़ाया जाएगा, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा। ये तीनों ही विषय पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि पहली कक्षा में तो प्राकृतिक पर्यावरण, पहली और दूसरे में प्राकृतिक पर्यावरण चलेगा, और कक्षा 3 और 4 और 5 के लिए क्या चलेगा, हमारा कौन सा, साइंस, और हमारा क्या चलेगा, सोशल साइंस चलेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि राइट आंसर क्या बनेगा, हमारा D4 दिल्ली बनेगा। समझ में आ गया? एक बार कमेंट्स करके बताइएगा। बोलो समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। चलो कोई डाउट? प्राची, लक्ष्मी, दिव्या, चलो बिल्कुल, अंशिका, नियति, राय जी, दीक्षा। अच्छा आगे बढ़े, चलो जल्दी करते हैं, हम लोग थोड़ा समय ले रहे हैं, माफी चाहते हैं, इसमें क्या समझाने वाले कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं। अच्छा ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर, थोड़ा क्वेश्चन इसमें गड़बड़ हो गई है, देखिएगा। ये कह रहा है कि निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है। यानी कि भाई प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पर्यावरण क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, आप बताओ। प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पर्यावरण क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? आप जानते हैं कि अगर पर्यावरण नहीं सीखेगा तो बच्चा संवेदनशील कैसे बनेगा, पर्यावरण में ही तो देखता है। ठीक है, पर्यावरण अगर नहीं पढ़ेगा तो बच्चा अपने समाज के लैंगिक जो भेदभाव हैं, ठीक है, इनको कैसे समझ पाएगा। समझ में आ गया? हाँ भैया बिल्कुल फ्री क्लास है, ठीक है, ये कौन है, बिल्कुल फ्री क्लास है, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक फ्री क्लास है। ये एग्जाम तक फ्री है, कोई चार्ज नहीं लिया जाए। कंप्लीट प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं हमारे, और आज से नहीं चल रहे हैं, ठीक है, ये हमारे, ठीक है, 1 महीने से और ज़्यादा समय होगा तब से क्लास चल रही है। नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स बेटा यहाँ मिलेंगे, एडी लाइव डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, यहाँ सब कुछ मिलेगा एडी लाइव प्ले स्टोर से। चलो इधर चलते हैं। तो देखिएगा पहला ऑप्शन आपके सामने है कि लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाला को संवेदनशील बनाना, यानी संवेदनशील बनाना, बिल्कुल सही कह रहा है। ये कह रहा है कि स्थानीय सामग्री को सरल प्रारूपों का विकास करना, क्या इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए? प्राइमरी की बात कर रहा है, ऑप्शन हमारा गलत है। उच्च प्राथमिक विज्ञान के संप्रत्तों को क्रमिक रूप से तैयार करना, ये भी गलत है। ये कह रहा आसपास के, आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक, देखो ये किसकी बात कर रहा है, वोकेशनल की बात की गई है। किसकी? भाई प्राइमरी लेवल पर बच्चे को वोकेशनल शिक्षा नहीं दी जाती है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, गलत है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, यानी A4 आगरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा भाई आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका आंसर देते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर भैया इसका आंसर दे देना। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर इसका आंसर दे देना। चलिए देखो, ये कह रहा है
कि शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में, ठीक है, शिक्षिका मतलब जो टीचर है वो अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे कि जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से क्या कहती है, परामर्श करने के लिए कहा। मतलब उन्होंने कहा कि बेटा जो भोजन का यानी आप जो भोजन करते हो तो आप इनका तना कहाँ से क्या है इसका, ठीक है, तना है, जड़ है, पुष्प है, इनके नामों के बारे में आप अपनी फैमिली से क्या करो, ठीक है, उनसे परामर्श लो इसके बारे में, ठीक है। अब वो ऐसा क्यों करना चाहती है, वो ऐसा इसलिए करना चाहती है ताकि बच्चे अपने पेरेंट्स के जो अनुभव हैं उन अनुभवों को ले सकें, उन एक्सपीरियंस को ले सकें, क्या कर सकें, उन एक्सपीरियंस को ले सकें। तो ये रहा भैया आपके सामने पहला ऑप्शन ये है आपके सामने कि भैया क्या कह रहा है कि वो क्या, किस लिए, कि अनुभव सीखने को क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि भाई पेरेंट्स जो है उनके पास जो अनुभव होगा, ठीक है, कि बेटा इसका ये जो तना है, ये इसकी जड़ है, ठीक है, ये इसकी पत्ती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे लिए पॉजिटिव है। ये कह रहा भोजन से संबंधित संप्रत्यों यानी भोजन से संबंधित संप्रत्यों को सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, देखो वो पेरेंट्स की बात की गई क्लियर, तो वो उनसे क्या करेंगे, उससे अनुभवों को जानेंगे, ठीक है। ये आनंदाय रुचिपूर्ण बनाने के लिए ये कह रहा है कि विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए, खोज करने की ऐसी बात तो वो कह ही नहीं रही है, वो ये कह रही है कि आप अपने पेरेंट्स से क्या करो, आप अपने पेरेंट्स से परामर्श लो। अगर वो ये खोज करने की बात होती तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, डी हो जाता, लेकिन उसने ऐसी कुछ बात कही नहीं गई है, तो फिर आंसर हमारा ये बनेगा ही नहीं, फिर आंसर हमारा क्या बनेगा, A4 आगरा बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया क्वेश्चन। आगे बढ़े डियर स्टूडेंट, भैया लाइक कर दो अगर बार बार कोई कमेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एनवायरनमेंट की क्लास कैसी लग रही है, एक बार सभी विद्यार्थी फीडबैक जरूर बताइएगा हमको कि सर कैसी लग रही है। हम बहुत मेहनत करते हैं यार आपके लिए, ये क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। ये रहा आपके सामने, ठीक है, आज का 82 क्वेश्चन। देखते हैं कितने विद्यार्थी सही आंसर। हाँ, पानी पी लूँ, हाँ। तो अच्छा, ये हमारा लोगो कैसे लग रहा है, हमने पूछा नहीं आपसे, ठीक है, ये आज हमने तैयार किया है, ये लोगो मतलब ठीक है, तो अच्छा लग रहा होगा, एक बार बताइएगा सभी लोग, क्योंकि आप लोगों से तो शेयर करेंगे चीज़ें, और कोई है ही नहीं बताने वाला। चलो, हाँ आगे बढ़ें, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये कह रहा है कि जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं उन विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कौन सी युक्ति सर्वाधिक होगी, ठीक है, बताओ कौन सी होगी। कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाना, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें, किसी भी कार्य को भागों में यानी किसी भी कार्य को भागों में बांटे और, ठीक है, प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं। ये कह रहा है कि स्पर्शी शिक्षण, अधिगम सामग्री का प्रयोग करना, यानी ऐसी सामग्री प्रयोग करना जिसको वो स्पर्श कर सके। तो इसमें तो क्या कुछ है ही नहीं ज़्यादा समझाने वाला, बिल्कुल सही बात कर रहा है कि भैया हम टीचिंग मटेरियल देंगे जो बच्चा क्या कर सके, उसको क्या कर सके, स्पर्श कर सके। चलो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने आज का, ठीक है, 83 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अक्सा बहुत अच्छा, सीमा, दिव्या बहुत सही, जया बहुत बढ़िया। इधर देखो, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण करते हुए, ठीक है, पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थी का आकलन किया जाना चाहिए। बताओ क्या पाठ के अंत में करें तो भाई समेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाठ के अंत में करेंगे तो समेटिव हो जाएगा। पाठ के प्रारंभ में करें, चलो हम मान सकते हैं कि भैया प्रारंभ में कर लो। जब विद्यार्थी आकलन के लिए क्या करें, प्रस्तुत हों, तैयार हों, ठीक है, तब करें, कि जब वो तैयार हो तब। ये कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के दौरान, यानी कि जब टीचिंग हो रही है, उसी के दौरान करें, या कह रहा है कि शुरुआत में करें। तो डियर स्टूडेंट, टीचिंग के दौरान ही ज़्यादा सही होता है। किसके, यानी टीचिंग के दौरान सही होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, लर्निंग के दौरान। बहुत बढ़िया अंशिका, वेरी नाइस। शिक्षण के दौरान, दिव्या, शोभा, सीमा, नियति, पूजा, बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अच्छा, शिक्षण के साथ जो आकलन होता है उसे क्या कहते हैं, बताओ।
क्या कहते हैं उसे, जल्दी से बताइएगा, उसे क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे सर उसे हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। कौन सा असेसमेंट कहते हैं? उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये रहा भाई आपके सामने 84 क्वेश्चन, ठीक है। 84 क्वेश्चन देखिएगा, 84 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आपके सामने। आपको अपने विद्यार्थी के पर्यावरण, देखो बहुत अच्छे से पढ़ना, देखो आपको अपने विद्यार्थी के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है। यानी आपने बच्चों को जैसे कोई योजना दे दी, आपने बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दे दिया। क्या दे दिया आपने बच्चों को? कोई प्रोजेक्ट दे दिया। अब क्या कर रहे हैं बच्चे इसमें, मान लो जो इसमें 10 बच्चे हैं और ये कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कोई परियोजना बना रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, इनका आकलन करना चाहते हैं। यानी आप क्या करना चाहते हैं, आप आकलन करना चाहते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा और उन्हें शीघ्र ही क्या करना है, पुनर्निर्देशन का मतलब होता है, यहाँ काट लो, यहाँ पर इंग्लिश में लिख लेना फीडबैक। आप उन्हें क्या देना चाहते हैं, फीडबैक भी देना चाहते हैं, लेकिन कैसे, क्विक फीडबैक, मतलब शीघ्र, आपको तुरंत ही फीडबैक देना है। कैसे फीडबैक देना है, यानी आपको तुरंत ही फीडबैक देना है। आप आकलन के लिए किस साधन का चुनाव करेंगे, बोलो जल्दी से, कौन से साधन का चुनाव करेंगे? पहला ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन। पहला ऑप्शन क्या है आपके सामने, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है पहला ऑप्शन। दूसरा है रेटिंग स्किल, रेटिंग स्किल, ठीक है। तीसरा है चेकलिस्ट, चेकलिस्ट। और चौथा है सहपाठी असेसमेंट। बताइएगा, सहपाठी, यानी कि हम कहेंगे कि सहपाठी मतलब पीयर ग्रुप असेसमेंट, हम कहेंगे पीयर असेसमेंट, ठीक है, पीयर असेसमेंट। बताओ कौन सा सही होगा, जल्दी से। सीट आपके पास आंसर की खुली है क्या? सीमा का कहना है कि सर चेकलिस्ट। तुम्हारा आंसर सही है, लेकिन तुम जो बता रही हो वो गलत है सीमा, बिल्कुल गलत है। प्राची तुम्हारा भी गलत है आंसर। तुम लोग कॉपी खोल के आंसर देते हो क्या? आंसर तुम्हारे सही होते हैं पर तुम्हारा एक्सप्लेनेशन गलत होता है। ये तो है कि पेपर तो तुम्हारे पास हैं सभी के पास, और आंसर भी है सभी के पास। आपने आंसर दे दिया सर समेटिव का पार्ट होता है क्या चेकलिस्ट? बताओ, चेकलिस्ट समेटिव का पार्ट है। जहां सूची चेकलिस्ट, आंसर इसका सी है, लेकिन चेकलिस्ट का पार्ट है क्या? ये समेटिव का पार्ट है क्या? नहीं, इसको समझिएगा पहले। आपको शीघ्र ही क्या करना है, फीडबैक देना है। शीघ्र ही क्या करना है, आपको फीडबैक देना है, शीघ्र ही फीडबैक देना है। तो आप ऑब्जर्वेशन सीख कर सकते हो नहीं, ठीक है, रेटिंग स्किल नहीं, सहपाठी नहीं, ये बहुत जल्दी होता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा सी बनेगा। जहां सूची में क्या होता है, चेकलिस्ट होती है, ठीक है, कौन प्रेजेंट है, क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए, बस इन चीजों को देखना और तुरंत उनको फीडबैक देना, ठीक है। तो ये हमारे लिए ज्यादा चाहिए चेकलिस्ट, क्योंकि यहाँ क्या ये तो पढ़ो पहले इस चीज को, पहले इस चीज को तो आप देख लो कि क्या क्या रहा है किस चीज को, तब तो आप उस चीज की तरफ चलिएगा, ठीक है। आप बिना उसके चीजों करेंगे तो फिर कैसे होगा। यानी क्विकली बात कर रहा है हमसे, ठीक है, क्विकली फीडबैक की बात कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी। हाँ, आगे चलते हैं अगले पर। ये रहा 85वां क्वेश्चन। अगर आप ऐसा करते हो ना, अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आप अपने साथ इतना बड़ा धोखा करोगे, ठीक है, जितना आपने किसी के साथ, आप मतलब किसी और ने किसी के साथ नहीं किया। क्योंकि आप अगर आंसर खोल के, अगर आपके पास आंसर की मैंने पहले आपको दे रखी है, ठीक है, सभी के पास पीडीएफ सारी उसकी आंसर की नीचे सबकी लगी हुई है, और अगर आप ऐसा करोगे कि आंसर खोल के आंसर दे रहे हो उसमें देखकर, ठीक है, तो फिर आप लोग इससे बेटर है पढ़ो ही मत ही, बैठ जाओ घर, ठीक है। आप हमें भी धोखा दे रहे हो, खुद को भी दे रहे हो। हमें लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, हमें तो यही उम्मीद लग रही है ना आपसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों के इस प्रकार के आंसर आ रहे हैं, ठीक है, सही कहा। ये किसने कहा, रवि अवस्थी कहना सर कुछ तो गड़बड़ है। भाई कुछ तो झोल है, ठीक है, कुछ तो झोल है। ये तो मतलब ये तो धोखा कर रहे हैं, खुद के साथ में कर रहे हैं, ना कि हमारे साथ। अगर ऐसा कर रहे हो आप लोग तो चलो। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है, भाई हमसे पूछ रहा है सीखने का, यानी कि ऑफ असेसमेंट की बात कर रहा है। कौन से असेसमेंट की बात कर रहा है, ऑफ असेसमेंट की बात कर रहा है।
ठीक है। अब ऑफ असेसमेंट क्या होता है? ऑफ असेसमेंट समेटिव असेसमेंट होता है। कौन सा असेसमेंट होता है? समेटिव असेसमेंट होता है। समेटिव असेसमेंट होता है। अब समेटिव असेसमेंट क्यों होता है? जांच के उद्देश्य से होता है। किसके उद्देश्य होता है? जांच के उद्देश्य से होता है। हाँ, अब इधर देखिए, तो ये कह रहा है हमें समेटिव असेसमेंट, क्यों कह रहा है? कौन से असेसमेंट की बात की जा रही है? ठीक है, अधिगम यानी फॉर असेसमेंट, ऑफ असेसमेंट की बात हो रही है। किस असेसमेंट की? ऑफ असेसमेंट की बात हो रही है। तो शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्रित करे। ठीक है, क्या करे? सूचनाओं को क्या करे? जानकारी को क्या करे? एकत्रित करे। पहला ऑप्शन आपके सामने ये है। दूसरा है, यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है। ठीक है, यह शिक्षार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में क्या दे? फीडबैक दे। यह विद्यार्थियों को सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा लिया जाता है। तो ये तो फॉर असेसमेंट हो जाएगा, ये भी फॉर असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये एक मार्ग है तो ये भी हमारा फॉर में आ जाएगा, लेकिन ये हमारा ऑफ में आ जाएगा, क्योंकि जानकारी एकत्रित करना इसका मतलब उनके बारे में जानना चाहता है, तो इसलिए हमारा असेसमेंट क्या होगा? ये हमारा ऑफ असेसमेंट हो जाएगा। कौन सा असेसमेंट होगा? ये हमारा ऑफ असेसमेंट हो जाएगा। तो 85 का हमारा ए आंसर हमारा सही होगा। क्या बनेगा? 85 का ए बनेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है? ऑफ असेसमेंट है। समझ में आया? हाँ, ये पढ़ाया था क्लास में, याद हो आपको? फॉर असेसमेंट यहाँ पढ़ा दूं मैं आपको। इधर देखिएगा, अभी मैं आपको बीच में एक दिन बता दूंगा ये सारी चीज़ें। ये देखिएगा, अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझ लो। अगर ये गलती कर दोगे तो फिर आप लोग पछताओगे। सुनो इधर ध्यान से। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, यानी NEP 2020 में हमारी जो, ठीक है, नर्सरी से लेकर ठीक है 12th तक की जो शिक्षा है उसको 4 चरणों में बांटा है। कितने चरणों में बांटा है? 4 चरणों में बांटा है। कितने चरणों में बांटा है? 4 चरणों। पहला चरण कौन सा है? पहला है फाउंडेशनल चरण है। दूसरा है प्रीपैटरी। ठीक है, पहला चरण है फाउंडेशन, दूसरा है प्रीपैटरी, और तीसरा है मिडल। मैं अभी हिंदी भी लिख दूंगा। और चौथा है सेकेंडरी। 4 चरण है। इधर देखिएगा, इसको हम लोग बुनियादी चरण कहते हैं। बुनियादी चरण कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे आरंभिक चरण कहते हैं। ये आरंभिक चरण है। ये मध्य चरण है, और इसको सेकेंडरी को, ठीक है, उच्च माध्यमिक स्तर हम कहते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर कहा जाता है। अब इधर देखिएगा, जो वह समझ लीजिएगा, जिनके पास नहीं है प्लीज नोट कर लेना। फाउंडेशन में कौन कौन सी कक्षाएं आएंगी? देखिएगा, फाउंडेशन में आएगा नर्सरी, LKG। देखो कौन कौन सी कक्षाएं आएंगी? नर्सरी आएगा, LKG आएगा, UKG आएगा, और फर्स्ट क्लास आएगी, और सेकंड क्लास आएगी। याद रखिएगा, पहली और दूसरी कक्षा किसमें डाल दी है? बुनियादी में डाल दी है। किसमें डाल दी? बुनियादी में डाल दी। आगे क्या कह रहा है? ठीक है, अब सुनो, प्रीपैटरी में कौन सी है? यानी ये हमारी जो प्रीपैटरी है, इसके अंदर कौन कौन सी कक्षाएं हैं? प्रीपैटरी में कौन कौन सी कक्षाएं हैं? यानी तीसरी है, चौथी है, ठीक है, और 5वीं है। ये जो कक्षाएं हैं वो किसमें हैं? वो हमारे प्रीपैटरी में है। ठीक है, मिडिल में कौन कौन सी कक्षाएं हैं? मिडिल में हमारी, ठीक है, 6वीं, 7वीं और 8वीं मिडिल में है। ठीक है, और सेकेंडरी में कौन सी है? 9th है, 10th है, और 11th है, और 12th है। जो 4 कक्षा है वो इसमें है। याद रहेगा किसमें है? इसमें रहेगा। अब देखो वो क्या कह रहा है कि 1 से 5 तक के लिए। अब 1 से 5 तक सुनो, तो 1 से 5 तो पहली और दूसरी तो किसमें चली गई? पहली और दूसरी तो बुनियादी चरण में आ गई। ठीक है, और तीसरी और चौथी किसमें आ गई? प्रारंभिक स्तर में आ गई। तो हमसे पूछ रहा है क्या स्तर सही है, तो फिर दोनों ही लेने पड़ेंगे हमको, क्योंकि बुनियादी में पहली और दूसरी आ रही है, और आरंभिक में हमारी कौन सी? तीसरी चौथी आ रही है। तो फिर हमारा आंसर ये और ये हमारा दोनों सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो फिर आंसर क्या बनेगा हमारा? ए, और हमारा क्या बनेगा? सी बन जाएगा। आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आया कि नहीं आया?
हाँ मैंने बिल्कुल क्लास में पढ़ाया, ऑफलाइन में पढ़ाया, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पढ़ाया है, और मैं आपको ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा। प्रैक्टिस इसलिए करो मेरे साथ क्योंकि मैं प्रैक्टिस आपको इसलिए करा रहा हूँ, देखो ताकि कोई कॉन्सेप्ट छूट जाए। मैं ऐसा नहीं कि यहाँ कराता हूँ तो मैं चाहे सिविल इंडिया हो चाहे गाइडेंस एकेडमी कहीं भी, चाहे मैं एमपी में भी पढ़ाता हूँ, मैंने वहाँ भी पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऑफलाइन, मैं एक एक चीज़ आपको समझाता हूँ, एक एक ऑप्शन में आपको मैं बताता हूँ। मेरा प्रिंसिपल अलग है, पढ़ाने का तरीका ही मेरा अलग है। चलो तो ये समझ में आ गए क्वेश्चन। याद रहेगा कितने चरण है, 4 चरण है। पहला फाउंडेशन है। अच्छा फाउंडेशन कितने, ठीक है, यानी फाउंडेशन में कितनी कक्षाएं, 1 2 3 4, तो 4 ये हो गए। एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि फाउंडेशन कितना है, 4, ठीक है, ये कितने का है, 3 का, ये कितने का है, 3 का, और ये कितने का है, 3 का। तो आपसे पूछेगा कि शैक्षिक ढांचा क्या है, जो नई शिक्षा नीति का शैक्षिक ढांचा अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, 4 3 + 3 + 4, यही तो बताओगे कि नया शैक्षिक ढांचा क्या है हमारा। नहीं 4 नहीं 5, सॉरी 5, मैंने गलती से लिख दी, 5 3 3 + 4 ये रहेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। समझ में आ गया। हाँ आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। देखो टाइम लग रहा है हमको क्वेश्चन करने में, लेकिन आपको वो ज्ञान मिलेगा कि आप एग्जाम में बैठ जाना, ठीक है, आप गलत नहीं करोगे क्वेश्चन, ये मेरा विश्वास है। मैं बेशक टाइम लग रहा है हमें चीज़ों को करने में, चलो जल्दी बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया, ठीक है, जो कौशल नहीं है। अब प्राइमरी की बात कर रहा है तो मैपिंग तो कराई जाती है, ठीक है, और एक्टिविटी परिवर्तनों को डिफाइंड किया जाता है, ये भी सही है, लेकिन हाइपोथेटिकल नहीं किया जाता है। ये किसकी बात कर रहा है, हाइपोथेटिकल की बात कर रहा है। किसकी, हाइपो। अच्छा तत्वों का, ये रिकॉलिंग की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रिकॉलिंग की बात हो रही है, किसकी, रिकॉलिंग की बात हो रही है, यानी कि ये तो कराया जाता है, इसका मतलब है कि ये नहीं कराया जाता, तो आंसर क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपके सामने। ये कह रहा है कि थीम परिवार व मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है। मैंने अभी बताई थी आपको, टोटल 6 थीम हैं, यानी पहली परिवार है, परिवार तथा मित्र है, और परिवार तथा मित्र में उप थीम कौन कौन सी है। देखो तो जानवर हैं, ठीक है, पौधे हैं, और कार्य व खेल है, कार्य व खेल है, ठीक है। तो ये परिवार की पूछ रहा है उप थीम कौन सी हैं, ठीक है, तो ये तो मेन थीम है, ये हमारी 3 क्या है, उप थीम है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा B4 बॉम्बे बन जाएगा। समझ में आ गया। हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये रहा आपके सामने, ठीक है, 89 क्वेश्चन देखिएगा, 89 बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से, आज थोड़ा समय ज़्यादा हो गया इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इधर देखिएगा कि 89 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है, यानी कि एक डाइवर्जेंट क्वेश्चन कौन सा है, एक डाइवर्जेंट है। क्या है, एक डाइवर्जेंट की बात कर रहा है। तो डाइवर्जेंट में क्या होता है भाई, डाइवर्जेंट में हमारे पास जो उत्तर हो वो क्या हो, एक से ज़्यादा अगर उत्तर हो, या जहाँ पर हमारी सोच क्या हो, जहाँ पर हमारी सोच ओपन क्या हो, ओपन एंडेड हो, कैसी हो, ओपन एंडेड हो, तो वो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। चलो इधर देखिएगा, ये कह रहा है कि मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण की बात कर रहा है, तो ये तो क्लोज एंडेड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्लोज की बात कर रहा है। अच्छा ये कह रहा है कि दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ओपन एंडेड होगा, और ओपन एंडेड ही क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, यानी कि ये हमारा बी ऑप्शन सही है। अच्छा सी क्यों है, कि लवण के जो विलय से आप ठीक है, लवण कैसे पृथक अलग कर सकते हैं, तो इसका भी आंसर क्या है, फिक्स है, तो ये भी कट गया। और ये कह रहा है पत्तियों का जो रंग है वो हरा क्यों होता है, तो ये भी, इसका उत्तर भी क्या है, फिक्स है, तो ये भी कट गया, यानी ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, B4 बॉम्बे। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर, और आज का लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण के सीखने का गत्यात्मक, समग्र और अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है, कैसे बताइएगा। तो ये कह रहा है क्रम का निर्धारण करके, पेपर पेंसिल परीक्षण द्वारा, मौके परीक्षण द्वारा, विश्वसनीय आकलन युक्ति द्वारा, तो सी आंसर हमारा सही है। तो हाँ बिल्कुल सही है, सीमा, अक्सा, पारुल। तो कैसी रही आज की क्लास, आज हमने 15 क्वेश्चन किए। आज थोड़ा समय कि कुछ ऐसा हो गया जिसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट तो बताया, मैंने कम बताया, ज़्यादा नहीं बताए, ठीक है, लेकिन अगले दिन जो हमारी क्लास होगी इससे और ज़बरदस्त होगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन के माध्यम से कुछ कॉन्सेप्ट आपको वहीं मैं आपको साथ में कराते चलूँ, ठीक है, इसलिए। तो दिनेश यादव जी, हाँ, शिवानी, दीक्षा, पारुल, तो कैसी रही आज की क्लास भाई। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास जो है वो अच्छी रही होगी, ठीक है, और कहीं भी कोई समस्या लगी हो तो आप बताइएगा कि सर यहाँ प्रॉब्लम है। हाँ हम अगले दिन मिलेंगे दोबारा इसी AD एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, गुड नाइट, समय हो चुका है, दोबारा मिलते हैं, कल मिलेंगे हम अगले क्वेश्चन को लेकर।
तो शुभ रात्रि मेरी तरफ से। और भाई लाइक और शेयर तो कर ही दो, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। वो तो कोई न्यू स्टूडेंट है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लास रेगुलर होती है और हमारी फ्री क्लासेस हैं, कोई चार्जेस नहीं है बिल्कुल। तो ऊपर बटन है, लाइक तो कर ही दो। चलो तो वहीं स्टॉप करें। गुड नाइट, बाय। यार ये एप्लीकेशन सेटिंग कहाँ से वो अपडेट कहाँ